नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सुशासन से संबंधित नीतियों के बारे में जानकारी दी गई। वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। संसद ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस उत्सव के उपलक्ष्य में कल ढाका जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र निर्वाचन आयोग के आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की गई और बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन स्पेन में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में अपने मुकाबले जीतकर तीसरे दौर में पहुंचे। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में किए जा रहे सुशासन संबंधी सर्वोत्तम कार्यों को साझा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने वाराणसी के 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन आज भाजपा कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कल काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। शाम को प्रधानमंत्री ने क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती का अवलोकन किया और फिर देर रात अपने संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देर रात करीब 2 बजे तक नगर के भ्रमण पर रहे। इस दौरान उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए। प्रधानमंत्री ने काशी वासियों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से आदित्य शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वर वेद महामंदिर धाम में सद्गुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने काशी की गरिमा और महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में वाराणसी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां हर जगह बदलाव देखा जा सकता है। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सद्गुरु सदा फलदेव ने स्वदेशी का मंत्र दिया था। स्वाधीनता संग्राम के समय सद्गुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सही समय है कि भारत के किसान भी इसे अपनाएं। श्री मोदी ने लोगों से कुछ संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी बच्चियों को शिक्षित करें। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सदगुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। जैसे एक संकल्प सकता है, हमें बेटी को पढ़ाना है। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से यह भी कहा कि वे नदियों और अन्य जल संसाधनों को स्वच्छ रखें। उन्होंने लोगों से लगातार स्वच्छता के लिए काम करते रहने की भी अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विजय साबित हुई है। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय दिवस समारोहों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में युद्ध के पूर्व भारतीय सैनिकों और बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं से बातचीत की। उन्होंने इस युद्ध में बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठनों के उत्पादों को सैन्य बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा। उन्होंने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के 6 समझौते भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 7 कंपनियों को सौंपे। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में आयोजित समारोह में ये उत्पाद सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को गुजरात के आणंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों को अपनाने संबंधी जानकारी दी जाएगी ताकि वे इनसे लाभ उठा सकें। गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस महीने की 14 से 16 तारीख तक 3 दिन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। आपका आयकर ही राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का स्रोत है, विश्वास का आधार है। आज आयकर दाताओं की संख्या बढ़ रही है और देश की तरक्की को नई गति मिल रही है। वक्त है राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाने का, अपना आयकर जमा करने का। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर वो व्यक्ति जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता ₹10,000 या उससे अधिक है, तो फिर उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के जरिए दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष है। इस विधेयक में सीबीआई निदेशक का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसे नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन के बारे में है। ये अधिनियम भ्रष्टाचार रोकथाम कानून 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन से संबंधित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए कल सुबह ढाका के लिए रवाना होंगे।
विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद के साथ ढाका में एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। श्री श्रृंगला ने बताया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगी। पड़ोसी देश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमन भी राष्ट्रपति से मिलेंगे। राष्ट्रपति कोविंद 16 दिसंबर को बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, पारस्परिक विश्वास और सहयोग पर आधारित एक मजबूत संबंध स्थापित है। दोनों देश 16 दिसंबर को बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए संयुक्त बलों की पाकिस्तान पर जीत को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है और इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति की यात्रा एक दूसरे के लिए दोनों देशों की उच्च प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर श्री कोविंद की बांग्लादेश की पहली यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने को भी मना रहे हैं। यह यात्रा दोनों देशों की अपने संबंधों को और मजबूत करने की प्रबल इच्छा को भी व्यक्त करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए संजीव कुमार सिंह। देश में अब तक 133 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 5,784 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 7,995 मरीज ठीक हुए हैं। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.37% है। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि ओमिक्रॉन से प्रभावित यानी जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अब अनिवार्य कर दी गई है। ये जांच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी। प्राधिकरण ने बताया कि RT-PCR जांच की व्यवस्था 6 हवाई अड्डों पर इस महीने की 20 तारीख से शुरू की जाएगी। जोखिम वाले देशों से आने वाले या पिछले 4 दिन के दौरान इन देशों की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए इस अनिवार्य जांच के लिए पहले से नाम दर्ज कराने के वास्ते एयर सुविधा पोर्टल में बदलाव किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र निर्वाचन आयोग के आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आयोग 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर S करुणा राजू ने बताया कि 15 दिसंबर को निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय और राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बाद में निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी बैठक करेगा। माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दी दौरा पंजाब दे विच 15-16 दिसंबर ਨੂੰ शेड्यूल है। पंजाब दे विच आगामी विधानसभा चोण होने वाला है 2022 दे विच। उसका पूरा रिव्यू करने के लिए फुल कमीशन आ रही है। एक जिलेवार मीटिंग करेंगे ताकि यहाँ पूरा तैयारियां एक बिंदु पे देखा जाए। अगले दिन आयोग दिव्यांग और युवा मतदाताओं से भी बातचीत करेगा। उधर मणिपुर में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य विधानसभा के आगामी चुनावों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इम्फाल में पत्रकारों से बातचीत में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि संशोधनों पर दावों और आपत्तियों का निपटान इस महीने की 20 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। पूर्ण रूप से तैयार मतदाता सूची 15 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। तेलंगाना में सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने विधान परिषद MLC की अपनी सभी सीटें जीत ली हैं। कुल 12 सीटों में से पार्टी ने 6 सीटें निर्विरोध और बाकी 6 सीटें चुनाव में जीती हैं। इनके चुनाव के लिए इस महीने की 10 तारीख को वोट डाले गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो।
ये आकाशवाणी है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सुशासन से संबंधित नीतियों के बारे में जानकारी दी गई। वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। संसद ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस उत्सव के उपलक्ष्य में कल ढाका जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र निर्वाचन आयोग के आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर। जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अब अनिवार्य कर दी गई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन स्पेन में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में अपने मुकाबले जीतकर तीसरे दौर में पहुंचे। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन स्पेन में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में अपने अपने मुकाबले जीतकर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में सिंधु ने स्लोवाकिया की मार्टिना रेपिस्का को 21-7, 21-9 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीन के ली शीफिंग को 15-21, 21-18, 21-17 से हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के केंता निशिमोतो पर 22-20, 15-21, 21-18 से जीत हासिल की। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आज ही विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस भी है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ऊर्जा स्रोतों की बचत करने के प्रयासों के बारे में जागरूक करने तथा प्रोत्साहित करने पर ध्यान देने के लिए हर वर्ष 14 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में भोजनावकाश से पहले का समय विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के कारण हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्य सदन के 12 सदस्यों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए जाने के निर्णय के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हंगामे के कारण सदन में प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जैसे ही शून्यकाल शुरू कराया, कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कथित अशोभनीय आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की। सभापति ने विपक्षी सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की। इसी बीच विपक्षी सदस्य आसन के निकट आ गए तथा निलंबन वापस करने की मांग करने लगे। सभापति ने कहा, कुछ सदस्यों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित नहीं की जा सकती। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करवाया। शून्यकाल में भाजपा के सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि विदेशी मिशनरी देश में आदिवासी और गरीब तबके के लोगों के धर्मांतरण के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत अभियान चला रहे हैं। मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं के योगदान का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन महिलाओं के योगदान पर सम्मेलन, गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को इनके बारे में जानकारी मिल सके। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे एक बेहतरीन सुझाव बताते हुए कहा कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह इस मुद्दे को संबद्ध मंत्री के संज्ञान में लाएंगे। शून्यकाल में ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नदीमुल हक ने आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की कि आम आदमी को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डीपी वत्स ने खाप पंचायतों को प्रगतिशील और सुधारवादी बताते हुए शून्यकाल में दावा किया कि मीडिया के एक वर्ग और कुछ तत्वों द्वारा खाप पंचायतों के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। तमिल मानिल कांग्रेस सदस्य जीके वासन ने मरी ककुरवा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिल पाने का मुद्दा उठाया। शून्यकाल में ही बीजू जनता दल की ममता मोहंता ने जातीय परिवार मंगल योजना का मुद्दा उठाया और इसके अंतर्गत दी जाने वाली राशि बढ़ाने की मांग की। भाजपा सदस्य वाईएस चौधरी ने नवंबर में चक्रवात से आंध्र प्रदेश में फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए सरकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदस्य वी विजय साई रेड्डी ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना शीघ्र करने की मांग करते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन होगा। तेलुगु देशम पार्टी के कनक मेदला रविंद्र कुमार ने अन्नमैया बांध से जुड़ा मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा, महेश पोद्दार, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए अलग अलग मुद्दे उठाए। सभापति नायडू ने हंगामा कर रहे सदस्यों से बार बार अपने स्थानों पर लौटने और सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करने की अपील की। हंगामे के बीच ही शून्यकाल पूरा हुआ। प्रश्नकाल आरंभ होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की अपील की, लेकिन श्री नायडू ने कहा कि अभी सभी सदस्य अपने स्थानों की ओर लौट जाएं और व्यवस्था बनाएं तो वह उन्हें बोलने की अनुमति दे सकते हैं। हंगामा कर रहे सदस्यों के आचरण पर नाराजगी जाहिर करते हुए श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता से बात की और कहा था कि यदि निलंबित सदस्य अपने आचरण पर माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन वापस हो सकता है। सदन में हंगामा थमते न देख नायडू ने कार्यवाही करीब 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद सदन में चर्चा कर 2 विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे देश की 125 करोड़ से अधिक की आबादी को देखते हुए ये विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने कहा कि इससे सीबीआई के कामकाज में स्थिरता आएगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके बाद सदन ने केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद की मंजूरी दी। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के कार्यकाल को वर्तमान 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, इस विधेयक को पारित करने का फैसला कर उच्च सदन ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्ध कोशिशों का साथ दिया है। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज कई सदस्यों ने देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और देश में सभी लोगों को कोविड टीके की बूस्टर खुराक दिए जाने और 12 साल से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को भी टीका लगाए जाने की मांग उठाई। शून्यकाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि देश में ओमिक्रॉन वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और अभी तक 41 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस लिहाज से सजग रहना चाहिए और इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने भी इस विषय को उठाते हुए कहा कि सरकार ने वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि सरकार को पूरे देश में बूस्टर खुराक लगाना शुरू करना चाहिए, जिसे विशेषज्ञों में कुछ असहमति की वजह से शुरू नहीं किया गया है। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीपी जोशी ने सरकार से मांग की कि भगवान परशुराम पर डाक टिकट की शुरूआत की जानी चाहिए। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी ने सरकार से बिहार से पलायन रोकने और राज्य के विकास के लिए नीति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है कि राज्य पिछड़ा हुआ है, जहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है।
शून्यकाल में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य गिरीश चंद्र ने सरकार से मांग की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों की बंद छात्रवृत्ति फिर से शुरू की जानी चाहिए। द्रमुक के एस सेंथिल कुमार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कर को कम करने और इन पेट्रोलियम उत्पादों पर खुदरा विक्रेताओं का मुनाफा बढ़ाए जाने की मांग की। भाजपा के रामकृपाल यादव ने बिहार में पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के फुलवारी में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सुविधाएं और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। भाजपा के गुमान सिंह डामोर ने अपने संसदीय क्षेत्र रतलाम में टेक्सटाइल पार्क और लॉजिस्टिक पार्क शीघ्र बनाने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने हाल में श्रीनगर में एक पुलिस बस पर आतंकवादी हमले समेत पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुई कई आतंकी घटनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सदन में एक संक्षिप्त चर्चा कराए जाने की मांग लोकसभा अध्यक्ष से की। शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने महाराष्ट्र में अत्यधिक वर्षा से सोयाबीन के उत्पादकों को हुए नुकसान की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शून्यकाल में कहा कि जब तक किसानों का सोयाबीन बाजार में नहीं बिक जाता तब तक उसके आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भाजपा सांसद मितेश रमेश भाई पटेल ने लोकसभा में शून्यकाल में कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की आरक्षण की सुविधा खत्म करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार का विषय शून्यकाल के दौरान उठाया। भाजपा के ही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। मदद के लिए 300 आवेदन आए, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ 5 परिवारों को मदद दी। दिल्ली सरकार की ओर से सबको मदद मिलनी चाहिए। विधायी एवं वित्तीय कार्य के तहत सदन में वर्ष 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा शुरू हुई। सरकार ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3,73,000 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था अवरोधों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद देश के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा और लंबे समय तक इसकी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाई जाए ताकि स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि 2025 तक जीडीपी का 5% पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने की आवश्यकता है। भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा कि 2021-22 का बजट कोरोना महामारी के कारण विषम परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में ये अनुपूरक मांगें अर्थव्यवस्था को सुधारने में मददगार होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने भी चर्चा में भाग लिया। चर्चा अधूरी रही। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में कल सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल और चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। बाद में बारिश हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर और शाम को बादल छाए रहने के आसार हैं। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में धूप खिली रहेगी। तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सुशासन से संबंधित नीतियों के बारे में जानकारी दी गई। वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। संसद ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस उत्सव के उपलक्ष्य में कल ढाका जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र निर्वाचन आयोग के आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर और जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अब अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।